अस्सलाम वालेकुम। ड्रग्स अफेक्टिंग एंडोक्राइन सिस्टम में पहला जो है पिट्यूटरी और थायराइड चैप्टर है और उसका पहला पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर जो है सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है और एक नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और ये जो है ना हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं इसके एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिनमें केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो ब्लड में जाके एक्ट करते हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम इसके अंदर जो है ना रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं विद इन मिली सेकेंड्स ये विद इन मिली सेकेंड ये एक्ट कर लेते हैं, तो ये इसमें जो रिस्पॉन्स है क्विक होता है। और हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस का ये काम है कि वो इन दोनों को इनके कोऑर्डिनेशन कराता है। हाइपोथैलेमस की स्टोरी में ये है कि हाइपोथैलेमस जो है वो न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज़ करता है और ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पोर्शन भी पोस्टीरियर पोर्शन। अब हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी स्क्रीट करते हैं उनकी नेचर वही पेप्टाइड या ग्लाइकोप्रोटीन्स की होती है। अब हार्मोन्स जो इंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना रिलीज़ करेगा, ठीक है, और वो फिर जाके टारगेट ऑर्गन में एक्ट करेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है, पेरिफ्री में। अब एंटीरियर जो भी रिलीज़ करते हैं ना वो डिपेंड कर रहा होता है हाइपोथैलेमस पे कि हाइपोथैलेमस कौन सी न्यूरोपेप्टाइड रिलीज़ करता है। हाइपोथैलेमस न्यूरोपेप्टाइड रिलीज़ करता है, इनहिबिटरी या रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं या फिर रिलीजिंग फैक्टर्स जो एक्ट करते हैं पिट्यूटरी पे पहुंचते हैं बाय हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम इंटीरियर पिट्यूटरी पे और इंटरेक्ट करते हैं रिसेप्टर के साथ और एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे जीन्स को। यहाँ पे ये एक्टिवेट करते हैं जीन्स को जो बनाती हैं प्रिकर्सर प्रोटीन्स। उनके अंदर जो है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आती है और फिर एक जो है ना हार्मोन रिलीज़ होता है और वो जाके टारगेट सिस्टम में जाके जो एक्ट करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे जो है एग्जांपल एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की, तो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन एक रिलीजिंग फैक्टर एक न्यूरोपेप्टाइड है जो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन में जाके इंटीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पे इसमें सिंथेसिस होती है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की। यहाँ पे प्रिकर्सर प्रोटीन जो है प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन, जीन से प्रोटीन बनती है, इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है तो हार्मोन बन जाता है ACTH जो टारगेट ऑर्गन में मतलब एड्रीनल ग्लैंड में जाके एक्ट करता है और प्रोडक्शन क्या होती है कॉर्टिसोल की, ठीक है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को जो है कॉर्टिकोट्रॉफिन भी कहते हैं। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को के बारे में एक जो पहला पॉइंट है ना वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जो है इसमें यही है कि CRH इज़ यूज डायग्नोस्टिकली टू डिफरेंशिएट बिटवीन कशिंग सिंड्रोम एंड एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूसिंग सेल्स। अच्छा, कशिंग सिंड्रोम में ये होता है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ना कॉर्टिसोल, ये हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। अब कॉर्टिसोल बढ़ने के बहुत से रीजंस होते हैं, कशिंग सिंड्रोम में बढ़ जाता है और एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन भी होती है। एक्टोपिक मतलब अदर देन दिस पाथवे, अदर देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पिट्यूटरी एंड एड्रीनल ग्लैंड, वैसे ही कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। कैसे भला? कभी कभी एक में स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो होता है लंग कैंसर की जो टाइप है उसमें भी ACTH की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब हमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि यार ये कशिंग सिंड्रोम है या फिर एक्टोपिक ACTH की प्रोडक्शन है? तो हम CRH पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं। अगर इफ़ इट इज़ कशिंग सिंड्रोम ड्यू टू कशिंग सिंड्रोम then hypercortisolism is due to Cushing syndrome, then pituitary tumor adenomas जो हैं they are sensitive
to the CRH, and there will be 20% rise in cortisol. But if it is ectopic, then it will not respond to CRH. सिंपल. बाय द वे ACTH की प्रोडक्शन डायurnal रिदम में होती है, मतलब मॉर्निंग जो है highest concentration occurring in early morning and lowest in evening, and plus स्ट्रेस जो है इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाता है. इसके अलावा हमने इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ACTH का ये होता है कि ACTH जो है ये यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होती है ना, इंटीरियर पिट्यूटरी से टारगेट ऑर्गन में एड्रिनल ग्लैंड में जाके करती है. वहाँ पे GS प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे जाके ये करती है बाइंड, वहाँ पे जाके ये बाइंड करती है. तो ये कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाती है एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन हो रही होती है ना, तो एक स्टेप है कि वहाँ पे जो कोलेस्ट्रोल से प्रेगनिनोलोन में कन्वर्जन हो रही होती है, तो वो ये वाला स्टेप बढ़ा देती है. जब ये वाला वो स्टेप इन्हेंस कर देती है तो ऑटोमेटिकली जो कॉर्टिसोल है उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है. अच्छा, अब हम इसके थोड़ी सी जो है वो थेराप्यूटिक यूजेस देख लेते हैं. थेराप्यूटिक यूजेस क्या देख लेते हैं. थेराप्यूटिक यूजेस में ये है कि अवेलेबिलिटी जो है ये एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ACTH, ये अब सिंथेटिकली भी अवेलेबल होते हैं. ठीक है, ये और इसमें ना हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में और सेकेंडरी में. प्राइमरी मैं आपको बताती हूँ एड्रिनल इनसफिशिएंसी क्या होती है. प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, सेकेंडरी और एक टर्शियरी भी होती है. अब एड्रिनल इनसफिशिएंसी जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद एडिसन डिजीज़. ठीक है, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी इट इज़ एसोसिएटेड विद एडिसन डिजीज़. एडिसन डिजीज़ क्या होता है, जिसमें एड्रिनल एट्रोफी हो जाती है, ACTH की प्रोडक्शन कम हो जाती है. अब हमें कैसे पता चलेगा ACTH की प्रोडक्शन अगर प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, तो जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, अच्छा सॉरी, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें ACTH की प्रोडक्शन वो नहीं कर, मतलब उसमें जो है ना वो ACTH को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, सॉरी, ACTH को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, मतलब एड्रिनल ग्लैंड में एट्रोफी हो जाती है. इसकी एट्रोफी हो जाती है, इसकी जो इसके जो साइज़ में ग्लैंड श्रिंक हो जाता है, नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज कर जाते हैं. एड्रिनल ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्स ACTH को नहीं दे रहा होता. ये जो पिट्यूटरी है ना, इंटीरियर पिट्यूटरी ACTH रिलीज कर रहा होता है, बट एड्रिनल ग्लैंड रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, तो वो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है. प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी के अंदर अगर आप कॉर्टिकोट्रॉफिक CRH हार्मोन एडमिनिस्टर कराएं ना बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी ही ACTH की जो प्रोडक्शन है वो बेस लाइन ACTH जो है ना उसकी ऑलरेडी वो मतलब बॉडी में इन्हांस्ड होता है. ठीक है, तो कॉर्टिसोल का लेवल बिफोर एंड आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ CRH लो ही रहता है. क्यों भला? क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड इज इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉर्टिसोल, राइट. पिट्यूटरी ग्लैंड तो ACTH प्रोड्यूस कर रहा है. हम फर्दर CRH अगर एडमिनिस्टर करें बॉडी में तो वो ACTH की प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, मतलब पिट्यूटरी में इशू नहीं है, एड्रिनल ग्लैंड की एट्रोफी है. फिर हम इसे सेकेंडरी की बात करें ना, सेकेंडरी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड में इट इज़ एड्रिनल इनसफिशिएंसी कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ ACTH, inadequate secretion of ACTH by pituitary gland. ठीक है, तो इसमें जो ACTH है वो उस बेस लाइन भी उसकी जो मतलब वैल्यू होगी ना
वो कम ही होगी। और टर्शियरी में जो है ना वो CRH प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। हाइपोथैलेमस जो है वो CRH की प्रोडक्शन नहीं कर रहा होता। तो इसमें आपको समझ आ गई प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी, सेकेंडरी टर्शियरी में CRH की प्रोडक्शन नहीं है, इसमें ACTH की नहीं है, और इसमें एड्रीनल ग्लैंड में इशू है। ठीक है, अब हमारे जो थेरेप्यूटिक कॉर्टिकोट्रोफिन प्रिपरेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट्स जो है हम एनिमल से भी लेते हैं, सिंथेटिक ह्यूमन बींग से भी लेते हैं। और बाय द वे इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर इन्फेंटाइल स्पैम्स एट MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसकी थेरेप्यूटिक यूज है। हाउ? इन्फेंटाइल स्पैम्स में एपिलिप्सी है, ये मतलब इसमें जो एक्सरबेशंस जो होती हैं न्यूरॉन्स की वो बढ़ जाती हैं, एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी बढ़ जाती है। तो कॉर्टिसोल जो है उसमें ये है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ना वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इन्फ्लेमेशन कम होती है इन दोनों में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तो स्टेरॉइड्स काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्टर किए जाते हैं, और इन्फेंटाइल स्पैम्स को भी ट्रीट करने के लिए, ताकि न्यूरो एक्साइटेबिलिटी कम हो, इन्फ्लेमेशन जो हो गई है बॉडी के अंदर वो कम हो। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर की वजह से, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं स्टेरॉइड्स। और फिर थोड़े से हम ADR देख लेते हैं। ADRs के अंदर ये है कि ADRs में अगर ये है कि अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हाइपरटेंशन हो जाती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन में के बाद एडीमा हो जाता है, पेरिफेरी एडीमा हो जाता है, इमोशनली आप डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है हमने पीछे पढ़ा है कि स्ट्रेस जो है एक्सेसरबेट करता है, इसकी प्रोडक्शन को इन्हांस करता है। इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, क्योंकि ये जो है इम्यूनोसप्रेसिव नेचर भी रखते हैं। इस वजह से हम इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में और इन्फेंटाइल स्पैम्स में देते हैं, ड्यू टू देयर इम्यूनोसप्रेसिव नेचर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर। तो इन्फेक्शंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। अच्छा, एक टर्म जो है ना हम यूज़ करते हैं, एक टर्म जो है हम जो है ना यूज़ करते हैं कशिंग सिंड्रोम, ये एक बस, और एक होती है कशिंग डिजीज सिंड्रोम। जो है ना वो ये होता है कि देयर सरप्लस ऑफ cortisol in body. And what is disease? It is due to ACTH, adrenocorticotropic producing carcinoma. ये थोड़ी सी एक क्यूरी रहती है और एक कंफ्यूजन रहती है। जो सिंड्रोम है ना, सिंड्रोम इज ड्यू टू सरप्लस ऑफ कॉर्टिसोल इन बॉडी। दैट्स ऑल। कल जो है हम ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस करेंगे, और फिर जो है हम नेक्स्ट आगे लेके चलेंगे। और बाकी आपको कोई भी इसमें इशू है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।